मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हर कंपटीशन में आता है। अगर आप बीए कर रहे हैं इस समय, जो एनईपी के तहत बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक है। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं पुराने सिलेबस से, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो भी आपका ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है। और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो टॉपिक है वो हमेशा जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि इस संदर्भ में क्या बातें की गई हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये जो नीति निदेशक तत्व है और जो मौलिक अधिकार है, इनके बीच में क्या संबंध है। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसी भी देश का। और अगर देखें तो जब भारत का संविधान जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 जो है स्केड्यूल यानी अनुसूचियाँ थीं। और इस समय प्रियम्बल है। और अगर लेंथ की बात करें तो उसके 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 448 से ज़्यादा जो है वो अनुच्छेद हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इसी 26 जनवरी को जो है हमारा भारत का संविधान जो है वह लागू किया गया था। अगर हम ये देखें कि संविधान लागू हो जाने के इतने सालों बाद भी जो है इसमें क्या बातें हुई, तो हम ये देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है ये क्या है, इनके दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या इन दोनों के बीच में कोई विवाद है, तो अगर विवाद है तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकला, किसकी जीत हुई, ये सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार, ये क्या है और डीपीएसपी वो क्या है। तो जो मौलिक अधिकार और जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये हमारे भारत के संविधान में जो है एक ह्यूमन राइट्स के रूप में रखे गए हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर मानवाधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार भी जो है एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और वैसे ही राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ज़रूरी हैं। अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जिसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को, एक नागरिक को बहुत ज़रूरी है कि उसको कुछ स्वतंत्रता मिले, उसको कुछ लिबर्टी मिले ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो 1928 में जब मोतीलाल कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंडिकेट किया गया था। और हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था की गई है, हमने इसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया है। और मौलिक अधिकार जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की जाए तो नीति निदेशक तत्वों की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान के पार्ट 4 में है। और हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। डीपीएसपी बात करता है कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, यानी कि डीपीएसपी में स्टेट का यहाँ मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 से है। इस संदर्भ में मेरा फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में अनुच्छेद 12 से संबंधित भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टेट या राज्य की बात की गई है इसका क्या अर्थ है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 यानी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, इन दोनों में स्टेट को डिफाइन किया गया है और दोनों सिमिलर हैं। आप मेरा आर्टिकल 12 का वीडियो देख सकते हैं और आर्टिकल 12 का जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो ये बात करता है कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, यानी स्टेट के लिए बात की गई है कि स्टेट के लिए क्या क्या डायरेक्टिव पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पर जो डीपीएसपी है वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकें। तो डीपीएसपी जो है हमारे पार्ट 4 में है और करंटली जो है ये एक तरीके की गाइडलाइन है जो कि स्टेट अथॉरिटी को करना चाहिए ताकि समाज की रक्षा हो सके। और एक ये जो डीपीएसपी का जो मेन गोल है, जो मेन लक्ष्य है, वो है टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का तात्पर्य ये है कि समाज में जितने भी लोग हैं
सभी नागरिकों का जो है भला करना, उनके लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाना, और स्टेट की पूरी ड्यूटी है कि वो हर एक इंडिविजुअल में जो सोशलिज्म की जो बात की गई है वो सच्चे मायनों में स्थापित कर सके। तो यहाँ पर जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से डीपीएसपी भी इम्पॉर्टेंस है। लेकिन ये जो डीपीएसपी है, इसकी पहले हम लोग बात करते हैं कि डीपीएसपी जो है वो मुख्यतः क्या बात करता है। यहाँ पर ये बात की गई है कि जो अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो डीपीएसपी में है राइट टू एडुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, जिसकी बात की गई है आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट जो है वो है मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि प्रसूति सहायता का उपबंध, जो कि हमारे आर्टिकल 42 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, जो सभी को पता है कि अनुच्छेद 44 या 44 में है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड, यानी कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 47 में दिया गया है। और नेक्स्ट जो है वो है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका को प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे डीपीएसपी के। डीपीएसपी हालांकि काफ़ी बड़ा है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी क्या है। ये जो डीपीएसपी है वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि उसको क्या क्या करना है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में लिखा हुआ है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो बात करता है कि जो आम नागरिक हैं, जो भारत के सभी नागरिक हैं, और इसके साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार हैं कुछ विदेशियों को भी मिले हुए हैं जो भारत में आते हैं कुछ समय के लिए। तो इन जो मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी है, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी क्या है, इन दोनों के बीच में विवाद क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जो है बात करेंगे। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो पहला ये है कि ये हम देखेंगे कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी राज्य के लिए मौलिक अधिकार का क्या महत्व है, और राज्य के लिए जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका क्या महत्व है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो लिमिटेड स्कोप है, यानी आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 13 में स्टेट को जो है थोड़ा सा बांध दिया गया है। वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, वो कोई ऐसा मनमाना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में भी लिखा हुआ है कि संसद अगर कोई ऐसी विधि पारित करता है जो कि पार्ट 3 में दिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उस विधि को जो है जो अवैध घोषित किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के क्षेत्र में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जिसको कानून बनाने की शक्ति है, उसका जो है लिमिटेड स्कोप है। और दूसरी तरफ देखें तो जो डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी के संदर्भ में जो संसद है या अनुच्छेद 12 और 36 में जो राज्य की बात की गई है कि कौन राज्य है, उनका जो स्कोप है वो पूरा लिमिटेड लेस है, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी डीपीएसपी में कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, वो इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए है। और यहाँ पर जो डीपीएसपी है वो है तो वो भी नागरिकों के रक्षा के लिए, और ये एक वृहद स्तर पर है, जहाँ पर राज्य जो है एक वृहद स्तर पर डीपीएसपी के संदर्भ में काम कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के स्तर में जो स्टेट है यानी जो राज्य है, वो कुछ हद तक ही काम कर सकता है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, और जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है। इसका क्या मतलब है कि मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, और नीति निर्देशक तत्व है वह अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार का जस्टिसेबल या वाद योग्य होने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 का यूज़ करके वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 का यूज़ करके वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। यानी कि वह कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा अपने उन मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करा सकता है जो कि वायलेट हो रही है।
लेकिन डीपीएसपी के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं है। डीपीएसपी जो है वो जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 37। तो 36 जो है वो बात करता है कि राज्य क्या है, व्हाट इज़ द स्टेट, एंड आर्टिकल 37 में ये लिखा है कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल, यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वह अवादी हो गया। यानी कि अगर राज्य इन डीपीएसपी पर काम नहीं करता है, इन डीपीएसपी को लागू नहीं करता है, तो आप जो है कोर्ट में जाकर उस स्टेट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। और एक अत्यंत मौलिक जो अंतर है वो ये भी है कि जहाँ मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक न्याय की स्थापना है, तो वहीं राज्य की नीति निदेशक तत्व की जो उद्देश्य है वो आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना है। अगर हम इसको ठीक से समझें तो जो राज्य की नीति निदेशक तत्व और अगर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की बात करें कि इनके दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इन दोनों के बीच में विवाद क्या है, तो इसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस करना होगा। इम्पॉर्टेंट जो केस हैं, जो बहुत सारे वाद हुए हैं, उसके बारे में बात करना होगा और ये देखना होगा कि इस केस में क्या डिसाइड किया गया है, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इन दोनों के बीच में किस स्तर पर है और किसकी जीत हुई। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अगर हम ये देखना चाहें कि इन दोनों में किसकी जीत हुई, इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो किसकी जीत होती है, तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़ी हुई है, वहीं पार्लियामेंट जो है उसको पूरी पावर है कि वो डीपीएसपी के संदर्भ में जो है वो कुछ नीतियाँ बनाए। जब राज्य, जो कि अनुच्छेद 12 और 36 में लिखा गया है, राज्य कोई भी जब कानून बनाएगा तो डीपीएसपी में दिए गए पॉलिसी को फॉलो करेगा। तो यही आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच में विवाद क्या है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट केस आए। तो जो पहला केस है वो है चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो मद्रास, जो कि 1952 में आया। अगर हम ये देखें कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच में जो संबंध है उसमें न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है, तो यहाँ पर जो पहला जो केस आया, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन का जो केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको स्पष्टतः आर्टिकल 37 के अनुसार नॉन जस्टिशिएबल बताया जाता है, न्याय योग्य नहीं बताया जाता है, अवाद योग्य बताया जाता है, उसे संविधान का जो तीसरा भाग है यानी मौलिक अधिकार की अपेक्षा वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है किसी भी तरीके से जो 5 रिट की बात की गई है अनुच्छेद 32 में, वहाँ पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अध्याय है वो पवित्रतम अध्याय है और इसे कार्यपालिका या विधान पालिका के किसी भी आदेश के द्वारा सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और राज्य के निदेशक तत्वों को इसके अनुरूप होकर ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आगे कहा कि हमारे विचार में संविधान का जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है, उन दोनों में जो उपबंध दिए गए हैं उसका संबंध इसी प्रकार से ही समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में ये बात हुई, अगर संक्षेप में देखें तो फंडामेंटल राइट्स को वरीयता दी गई और डीपीएसपी को जो है उसके सबऑर्डिनेट के रूप में माना गया, यानी कि मौलिक निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए हम किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 1952 का केस था। इस केस में जमींदारी अबॉलिशन एक्ट की बात हुई थी और इसको लेकर कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट में चले गए। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका डिसीज़न ये आया कि ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, क्योंकि और इस एक्ट से जो जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम है यानी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 39 पर बल देता है। इसीलिए ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है वो लोक प्रयोजन के लिए यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पारित किए गए हैं, इसीलिए ये संवैधानिक है। नेक्स्ट जो केस है वो है केरला एजुकेशन बिल से रिलेटेड, जो कि 1953 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो मौलिक अधिकारों पर ओवरराइड नहीं हो सकते, ये मौलिक अधिकारों पर अभिभावी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती का केस, जो कि 1973 में आया।
हालांकि इस केस में काफ़ी बात हुई थी, लेकिन इस केस में जो निचोड़ ये रहा, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व जो है वो हमारे संविधान के अंतःकरण में समाहित हैं। मौलिक अधिकार और निदेशक के बीच में कोई भी विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है रंजन द्विवेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 1983 में आया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यद्यपि निदेशक तत्व विधानमंडल और कार्यपालिका के लिए एक डायरेक्शन का काम करते हैं, लेकिन न्यायालय भी इस निर्देश से बाध्य है। इसलिए जुडिशरी का भी ये परम कर्तव्य है कि वे इस संविधान का इस तरीके से निर्वचन करे ताकि निदेशक तत्वों को भी क्रियान्वित किया जा सके। और जो निदेशक तत्वों में जो बात की गई है, सामाजिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, उन दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। यानी इस केस में बात हुई, अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त में देखें, ब्रीफ में, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हमको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। रंजन द्विवेदी के केस में ये बात हुई। नेक्स्ट जो केस है वो है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस, जो कि 1993 में आया। इस केस में क्या बात की गई? इस केस में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, और जो भारतीय उपबंधों का जो निर्वचन है वो संविधान की उद्देशिका, इट्स मीन्स कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की बात है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो प्रियम्बल और डीपीएसपी के संदर्भ में करना चाहिए। यानी कि इसमें प्रियम्बल की भी बात की गई कि जो हमारा भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, हमें इस तरीके से भारतीय उपबंधों का निर्वचन करना चाहिए, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भी के संदर्भ में भी हो और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी हो। लेकिन यहाँ पर एक अमेंडमेंट होता है जो कि है 25वां संवैधानिक की 1971 में आया। इसमें दो चीज़ें की गई कि जो आर्टिकल 39 बी और जो सी है उसमें निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो डीपीएसपी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो उसको कम इम्पोर्टेंस दी गई। हालांकि इस संशोधन में जो बात हुई थी, ये हम केशवानंद भारती का केस देख सकते हैं कि जो केशवानंद भारती केस में ये हुआ कि ये जो अधिनियम था, जो 25वां संवैधानिक जो संशोधन का जो संवैधानिक वैधता थी, उसको केशवानंद भारती बनाम भारत जो मुकदमे में चुनौती दी गई। और इस मामले में न्यायालय ने ये कहा कि निदेशक तत्व के जो सिद्धांत की प्रकृति है और जो महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर न्यायाधीश शैलट और न्यायाधीश ग्रोवर ने ये कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच में किसी भी प्रकार की असामंजस्यता की कल्पना नहीं की थी। इसका उद्देश्य एक दूसरे की अनापूर्ति करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 25वें संवैधानिक संशोधन को वैध ठहराया, लेकिन आर्टिकल 31C जो है, जिसका अंतिम भाग, जिसमें ये बात की गई थी कि संसद द्वारा की गई ये घोषणा कि एक कानून निदेशक तत्वों को व्यवहारिक रूप से देने के लिए बनाया गया है, वाद योग्य नहीं होगा। इस संबंध को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 31C जो है, अगर उसमें कुछ ऐसी बात होती है, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो, तो इस आर्टिकल 31C को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनर्वा मिल्स केस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो ये केस जो आया है वो 1980 में आया है, यानी 1980 में। इस केस में क्या बात हुई? इस केस में बात की गई 42वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। जो हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1976 में हुआ। इसमें ये कहा गया था कि संविधान का जो भाग 4 है, यानी कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स पर ओवरराइड करेंगे। यानी कि जो 42वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जो कि 1980 में आया, उसमें जो आर्टिकल इस जो संशोधन है
उसको ख़त्म कर दिया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये कहा कि ये जो संशोधन है वो संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है वो ख़त्म करता है। यानी कि इस केस में और केशवानंद भारती जो केस है, इन दोनों में जो बात की गई थी आधारभूत ढांचे की, और यहाँ पर मिनर्वा मिल्स ने इस 42वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में यही कहा कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन में जो बात की गई है वह जो है संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करती है, इसीलिए यहाँ पर इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट जो केस है वो आया था 2005 में। कहीं कहीं इस केस के बारे में 2006 का भी ईयर दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो 2006 में 2005 में जो केस आया वो था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिराजपुर मोती कुरैशी कासब जमात का केस। इस केस में क्या बात की गई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इस केस में जो है ये बात की गई कि जो पशु संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो बात थी उसके विरुद्ध जो है इन्होंने जो है केस किया और इस एक्ट को जो है उन्होंने चैलेंज किया। इनका ये कहना था कि ये जो पशु संरक्षण जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उससे हमारे आर्टिकल 19G का जो है वह वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 तो सभी जानते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, और आर्टिकल 19(1)G ये कहता है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। यानी कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1G ये कहता है कि आप जो है किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, किसी भी जो व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी उपजीविका कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट था, पशु संरक्षण अधिनियम का जो एक्ट था, उसमें ये बात की गई थी कि जो गाय और बछड़े तथा अन्य दुधारू और जो वाहक पशु हैं उनके नस्ल के परिरक्षण के लिए और उनके सुधार हेतु और उनके वध का प्रतिषेध पर ये कानून या एक्ट बनाया गया था। यानी ये एक्ट जो है वो गायों, बछड़ों और जो दुधारू जो पशु हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो यहाँ पर जो ये बात की गई कि इस एक्ट में जो है ये बात की गई, तो इसी संदर्भ में इन लोगों ने केस किया कि ये जो हमारा आर्टिकल 19(1)G है उसमें हमें कारोबार करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा। और अगर हम एक स्लॉटर हाउस चलाते हैं यानी कसाई घर अगर चलाते हैं, अगर हम कसाई हैं, तो हमारा ये कसाई का जो व्यापार है वो जो है बैन हो रहा है, उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। और आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर लगाया गया जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये जो प्रतिषेध है, वह एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमें मिला है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर एक चीज़ ये है कि मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन लगेगा, वो जो लिमिटेशन लगेगा, वो जो निर्बंधन लगेगा, वो युक्ति युक्त होना चाहिए, यानी रीजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं पर जो वध का जो लगाया गया प्रतिषेध है वो युक्ति युक्त है और सामान्य जनता के हित में है। और यहाँ पर ये बात नहीं की गई है इस एक्ट में कि अन्य पशुओं के वध करने के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। वो चाहें तो अन्य पशुओं का वध करके उनका जो व्यापार है, उनका जो कारोबार है, वो चला सकते हैं। इसलिए ये जो गुजरात राज्य का बनाया गया जो एक्ट है वो विधि मान्य है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की कि आर्टिकल 48 में भी यही सेम चीज़ कही गई है कि हमको प्राणी मात्र के लिए दया रखनी चाहिए। दूसरा कि हमारा मौलिक कर्तव्य में जो आर्टिकल 51A में पूरा वर्णित है, उसमें आर्टिकल 51A(G) भी ये कहता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेंसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी कि हमें प्राणी मात्र के लिए यहाँ पर निचोड़िए हम कह सकते हैं कि जो प्राणी है जो है उसके लिए हमें दया का भाव रखना चाहिए। यानी कि एक तो हमें प्राणियों के प्रति जो है वो दया भाव रखना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया।
दूसरा कि हमारा डीपीएसपी भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसीलिए जो गायों और बछड़ों के वध की बात की गई है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है। आप चाहें तो आप अपना व्यापार दूसरे पशुओं का वध करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर काऊ स्लॉटर यानी गायों का वध पूरी तरीके से बैन है। तो वो ये स्टेट के नाम जो हैं आपके स्क्रीन पर ये रहें। अब हम लोग बात करेंगे कि डीपीएसपी एज अ फंडामेंटल राइट्स अ न्यू डायमेंशन, यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं एक मौलिक अधिकार की तरह एक नया आयाम। यहाँ पर कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने निर्णय में ये चीज़ कहा कि बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी हैं जिसको हम एज अ फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया, और यानी कि अब जो डीपीएसपी हैं उनको जुडिशरी के जो वर्डिक है, जो जुडिशरी का जो स्टेटमेंट है उसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे केस है। जैसे पहला केस है उन्नी कृष्णन का केस, जिसे आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी है उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जा सकता जैसे कि आर्टिकल 37 में लिखा है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी हैं जिसको एज अ फंडामेंटल राइट्स का सुप्रीम कोर्ट ने दर्जा दे दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट से उन डीपीएसपी को जो है एज अ फंडामेंटल राइट्स की तरह इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसा कि उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के केस में हुआ कि जो अनुच्छेद 45 है जो डीपीएसपी में है उसे भी फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया। जैसे अनुच्छेद 45 में जो बात की गई है वही आर्टिकल 21A में भी कही गई है, और वही हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी यही चीज़ें सेम कही गई है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा केस जो है वो है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें बात की गई आर्टिकल 39D की, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट जो केस है वो हुस्न आरा खातून का है, जिसमें आर्टिकल 39A की बात की गई, उस पर जोर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, और उसमें फ्री लीगल एड की बात की गई। नेक्स्ट जो केस है वो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ का केस, जिसमें जो कर्मकार हैं उनको चिकित्सा सुविधा पाने का जो अधिकार है वो। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो निदेशक तत्व है उनको मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया। अब इन्हें जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है, और जो श्रमिकों को जो चिकित्सा सुविधा पाने का इत्यादि अधिकार जो है इत्यादि, उसको भी एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। कंक्लूज़न या निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार और जो नीति निदेशक तत्व हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना, इन दोनों के बीच में हार्मनी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जो है एक पूर्ण हैं और एक दूसरे के एक सप्लीमेंट्री की तरह है, यानी एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा है। और इन दोनों के संदर्भ में जो विभिन्न अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में है, वो दोनों ही ये बात करता है कि किस तरीके से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। हालांकि इन दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें तो इस दिशा में बहुत कुछ काम किया जा चुका है और लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानता देश में अभी भी ज्यों का त्यों है। हम देश के लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, बेकारी को दूर करना है, और ये जो बहुचर्चित जो समाजवाद की बात की जाती है यानी सोशलिज्म की, उसकी स्थापना करना है। और अभी हमें और भी बहुत अधिक लगन से काम करना है। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में बहुत कुछ किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार का जो कार्य है इस दिशा में जो है वो काफ़ी कम है और इसमें और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो निदेशक तत्वों को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, और भविष्य में भी जो भी सरकार आती रहेंगी वो इसे कार्यान्वित करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करेंगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।